हेलो माय मंचीज, आज हम बनाएंगे लेयर्ड प्याज वाली कचौड़ी। पहले स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। पैन में डाला है मैंने 1 सर्विंग स्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो गया था, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। 1 पिंच हींग। हींग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरा, इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है। 1/4 स्पून सौंफ, 1/4 स्पून साबुत धनिया हल्का सा क्रश करके, 1/4 स्पून जीरा और 1/4 स्पून ही डालेंगे राई। अब इस मसाले को हमें लगातार चलाते हुए जब तक भूनना है जब तक कि राई और जीरा चटक ना जाए। इस मसाले का कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा परफेक्ट होता है कि आप समोसे, कचौड़ी या ब्रेड पकोड़े, ब्रेड रोल कुछ भी बना रहे हैं, उसकी स्टफिंग तैयार कर रहे हैं या फिर स्टफ़्ड पराठा बना रहे हैं, उसके लिए भी आप इस मसाले की कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्टफिंग नेक्स्ट लेवल हो जाएगी टेस्ट में। और मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब डालेंगे इसमें 1 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 1 बड़े साइज की प्याज ली थी मैंने, चॉपर से चॉप कर लिया था उसको, बिल्कुल बारीक चॉप करना है। और अब गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम, क्योंकि प्याज को कभी भी लो फ्लेम पे नहीं भूनना चाहिए। प्याज को लो फ्लेम पे भूनेंगे तो प्याज पानी छोड़ जाएगी। लगातार चलाते हुए प्याज भूनेंगे, क्योंकि प्याज इवनली भूनना चाहिए। ऐसा ना हो कहीं से ब्राउन हो जाए और कहीं से कच्ची रह जाए। यदि आप स्टफिंग इस तरह से तैयार करेंगे अपनी कचौड़ियों की, तो आपकी कचौड़ी आप 10-15 दिन स्टोर करके भी रख सकते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। और इस तरह से प्याज को आप भून के डालेंगे तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी और बिल्कुल भी सौगी नहीं होगी। तो हमारी प्याज ऑलमोस्ट भून चुकी है। हल्का सा लाइट सा ब्राउन कलर आ जाए, बस इतना ही भूनना है, क्योंकि पैन भी काफ़ी देर तक गर्म रहता है और प्याज उसमें भी पड़ी-पड़ी हल्की सी भून जाती है। तो ओवर कुक नहीं करना है प्याज को। देखिए, अब डालेंगे इसमें हम हल्दी। तो हल्दी भी बिल्कुल 1 पिंच डालनी है, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है। हल्दी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और जिससे हल्दी का कच्चापन भी निकल जाए। गैस को कर देंगे बंद और इस स्टफिंग को ठंडा होने देते हैं। चलिए, मैंने लिए हैं 2 आलू और इन आलू को मैंने ठंडा कर लिया है। ये उबले हुए आलू हैं और इनको कर रही हूँ मैं ग्रेट। हाथ से तोड़ के ना डालें स्टफिंग में। मसाला हमारा ठंडा हो गया था तो मसाला भी डाल दिया है मैंने इसमें। आपको स्टफिंग ये कम लग रही होगी, लेकिन इसमें 8-10 कचौड़ी बहुत इजीली भर जाएंगी। 1/4 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 स्पून नमक, 1/4 स्पून ही डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर और 1 पिंच गरम मसाला। अमचूर पाउडर खरीदते टाइम आप ध्यान रखें कि इसमें गांठें ना हो। यदि गांठें होंगी तो अमचूर पाउडर में खटास की जगह हमें कड़वाहट महसूस होगी, तो खरीदते टाइम ध्यान रखें इस चीज़ का। और खूब सारा ताज़ा-ताज़ा हरा धनिया, क्योंकि हरे धनिया के बिना तो इंडियन कुकिंग अधूरी होती है। और वैसे भी हरा धनिया मेरा फेवरेट है। अच्छे से सभी चीज़ों को करेंगे मिक्स और हमारी स्टफिंग हो जाएगी बिल्कुल रेडी। और देखिए, लग रही है ना अभी से कितनी चटपटी। एक स्पेशल चटनी बना लेते हैं। उस चटनी को बनाने के लिए लिया है मैंने लहसुन, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज़ की प्याज। मिक्सी का जार लिया है, इसमें डाल रही हूँ मैं 100 ग्राम हरा धनिया। हरे धनिया को बहुत अच्छी तरह धो के डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी आ रही है धनिये में। और अब लहसुन, हरी मिर्च और प्याज भी अपने जार में ही डाल देंगे। जब भी आप धनिया डाल रहे हैं किसी सब्जी में या चटनी वगैरह बना रहे हैं, तो 5 मिनट के लिए उसको ज़्यादा से पानी में ना भिगो के रख दें, तो बर्तन में नीचे बैठ जाती है मिट्टी और धनिया बढ़िया निकल आता है। तो 1/4 स्पून नमक, 1/4 स्पून भुना हुआ जीरा, 1 पिंच हींग और 1/4 स्पून ही डाला है मैंने इसमें चाट मसाला, 1/4 स्पून काला नमक, 1/4 स्पून अमचूर पाउडर और बस इसको पीस लेंगे। और पीसते टाइम मैंने इसमें 2 आइस क्यूब्स डाली थी, जिससे कि कलर चेंज ना हो। और इसको 90% पीसा है, क्योंकि अब इसमें डालेंगे हम 1 सर्विंग स्पून घर का ताज़ा दही। बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है दही डालने के बाद। और चटनी हमारी तैयार है बिल्कुल। कलर देखिए कितना प्यारा आया है बर्फ़ डालने की वजह से। अब लगा लेते हैं डो। डो लगाने के लिए लिया है मैंने 1 कप मैदा, 1/4 स्पून नमक, 1/4 स्पून ही डालेंगे इसमें अजवाइन, अच्छे से हाथ से रब करके। और बस अब सभी चीज़ों को पहले करेंगे मिक्स। 1 सर्विंग स्पून देसी घी। देसी घी बहुत ज़्यादा मेल्टेड नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा जमा हुआ भी नहीं, यानी कि रूम टेम्परेचर पे जैसे रहता है ना देसी घी, ऐसे ही होना चाहिए। मुट्ठी बांध के देखी है मैंने और मुट्ठी बिल्कुल परफेक्ट है। और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं मैदे को अच्छे से रब कर रही हूँ घी से, मोयन जिससे कि अच्छी तरह से लग जाए।
रूम टेम्परेचर का पानी डाल डाल के डो लगाना है, जैसे कि हम कचौड़ी का लगाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सख्त नहीं और बहुत ज़्यादा ढीला नहीं। क्योंकि यदि ढीला रह जाएगा तो आपने देखा होगा ना समोसे के ऊपर बबल्स से आ जाते हैं, वो इस वजह से आते हैं कि आटा ढीला रह जाता है। 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं इसको ढक के। 15 मिनट हो गए थे। अब इसको हल्का सा मल के और इसमें से काटनी है बॉल्स। तो बॉल्स आपको इतनी बड़ी काटनी है जितनी कि हम फुलकों के लिए काटते हैं ना, क्योंकि एक बॉल में से 2 कचौड़ियाँ बनेंगी। तो इस तरह से आपको साइज़ रखना है। जैसे हम फुलकों के लिए साइज़ रखते हैं ना, बिल्कुल यही साइज़ रखना है आपको। मैं आपको बॉल का साइज़ भी दिखाऊँगी। देखिए, और अब थोड़ा-थोड़ा सा सूखा आटा लगाएँगे और जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से बेलना है। ना उससे ज़्यादा मोटी, ना उससे ज़्यादा पतली। और आप देख भी पा रहे होंगे कि कितने ईज़िली हम बेल पा रहे हैं, क्योंकि हमारी मैदा परफेक्ट बेली हुई है, परफेक्ट बनी हुई है डो हमारा। और लगाया मैंने इस पे देसी घी, आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। और अब लगाएँगे सूखा मैदा। छन्नी से मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इवनली फैलेगा, क्योंकि ये स्टेप बहुत ज़रूरी है कि आपका घी जो है वो चारों तरफ लगा हुआ, यानी कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए हमारी रोटी का। और जो मैदा है वो भी पूरी तरह से लगना चाहिए अच्छी तरह से, जब भी हमारी लेयर्स परफेक्ट निकल के आएँगी। अब इसको करेंगे इस तरह से फ़ोल्ड। आप मेरी बातों से ज़्यादा यदि आप देखने पे ध्यान देंगे ना, तो आपकी पहली बार में परफेक्ट बनेगी और आप बिल्कुल समझ भी पाएँगे किस तरह से फ़ोल्ड किया है मैंने। फिर दोबारा से घी और फिर दोबारा से मैदा। बिल्कुल कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए मैदा के लिए और घी के लिए। लेयर्स जभी अच्छी तरह से निकलेंगी। अब दोबारा से इसको फ़ोल्ड करेंगे, बस हल्के हाथ से दबा देंगे। थोड़ा-सा दोबारा से लगाएँगे इस पे सूखा मैदा। अब इसको चौड़ाई में भी और लंबाई में भी, दोनों तरफ से हमें इसको बेलना है। यदि आपको रोलिंग बोर्ड पे परेशानी हो रही हो, तो आप किचन प्लेटफ़ॉर्म पे इसको फैला सकते हैं, वहाँ पे आप इसको बेल लें। और किचन प्लेटफ़ॉर्म पे तो आप इसको कितना भी लंबा बेल सकते हैं, बहुत ईज़िली बेल जाएगा। रोलिंग बोर्ड पे मैं बेल बेल रही हूँ ना, तो रोलिंग बोर्ड जितना है, जितना ही बड़ा मैं इसका साइज़ रख सकती हूँ। और इसको हमने लंबा-लंबा और चौड़ाई में दोनों तरफ से बेल लिया है। देखिए, परफेक्ट हो गई है। अब इस पे दोबारा से हमें सूखा मैदा और घी दोनों चीज़ें लगानी है, बहुत अच्छी तरह से, जिससे कि हमारी सुंदर सी लेयर निकले और कचौड़ियाँ हमारी परफेक्ट बने। सूखा मैदा लगा दिया मैंने और बस इसको करेंगे अब फ़ोल्ड। आपको टाइट हाथ से फ़ोल्ड करना है, क्योंकि इसकी लेयर्स जभी निकलेंगी जब हम इसको टाइटली फ़ोल्ड करेंगे। क्योंकि बेलते टाइम ना, जब हम इसमें स्टफिंग भरते हैं और फिर हम इसको तलते हैं, तो वो लेयर्स खुल जाती हैं, स्टफिंग बाहर निकल आती है। तो ये स्टेप बिल्कुल मिस ना करें। इसको इस तरह से इसकी हवा निकालें, जैसे मैं इसको रोल कर रही हूँ ना हाथ से, इस तरह से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और इसको अब धागे से हम काटेंगे। इसको नाइफ से ना काटें, क्योंकि नाइफ से ना लेयर्स खुल जाती हैं अभी से, और स्टफिंग भरने में फिर परेशानी होती है। तो इस तरह से इसको काटेंगे धागे से। और देखिए कितनी परफेक्ट कटी है। मैं आपको बीच का हिस्सा दिखाती हूँ। देखिए कितनी सुंदर है ना, एक-एक लेयर बिल्कुल बहुत अच्छी तरह, और हवा बिल्कुल नहीं है बीच में। तो जिस तरफ से हमने बीच में से काटी थी वो हिस्सा नीचे रहना चाहिए, यानी ये हिस्सा नीचे और ये ऊपर। और बस अब इसको हम सूखा मैदा लगाएँगे और इसको बेलेंगे। बेलने में आपको साइज़ ऐसा ही रखना है जैसे हम पूरियाँ बनाते हैं ना, घर पे पूरियाँ, कचौड़ियाँ बनाते हैं, बिल्कुल यही साइज़ रखना है हमें। यदि आप और बड़ी चाहते हैं कचौड़ी, तो और बड़ी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आपको साइज़ कैसा रखना है। और बहुत हल्के हाथ से बेलना है, जिससे कि लेयर्स आपस में चिपक ना जाएँ। और अब रखेंगे इसके बीच में स्टफिंग। स्टफिंग बस इतनी ही रखें। कोने में आप पानी भी लगा सकते हैं किनारों पे, इसको फ़ोल्ड करने से पहले, लेकिन ईज़िली ये ऐसे भी चिपक जाता है। आपको फालतू लगे मैदा, तो यहाँ से काट के हटा दें। और जिस तरफ से हमने फ़ोल्ड किया था ना, वो नीचे रखना है, ये ऊपर, यानी ये हिस्सा नीचे और ये ऊपर। इस तरह से बेल-बेल के देखिए मैंने सारी प्लेट में रख ली हैं। और अब इसको तलने की तरफ चलते हैं। मीडियम हॉट से भी हल्का होना चाहिए ऑयल, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और तब अपनी कचौड़ियाँ डालें। यदि आपकी कढ़ाई छोटी है तो आप 2-2 कचौड़ियाँ डाल लें। मेरी कढ़ाई में काफ़ी ऑयल है, यानी ऑयल ज़्यादा लिया है, तो मैं 4-4 कचौड़ियाँ एक साथ तलूँगी। और जैसे हम समोसे तलते हैं ना, बिल्कुल यही प्रोसीजर है इनको तलने का। यानी तलते टाइम आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है, क्योंकि तलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनको। धीमी-धीमी आँच पे सेकेंगे, जिससे कि ये अंदर तक बिल्कुल खस्ता करारी रहें। यदि आपने जल्दबाजी कर दी तो ऊपर से तो करारी हो जाएँगी और अंदर से रह जाएँगी कच्ची। और इस टाइम आपको कलची वगैरह कुछ नहीं लगानी है इसमें, क्योंकि कलची लगा दी तो फट जाएगी और लेयर्स भी नहीं खुलेंगी। देखिए हल्की सी सिक गई थी ना, तो अब मैंने इनको पलट दिया है। अब इनको लगातार आपको ऐसे ही लो फ्लेम पर
आराम-आराम से पेशेंस के साथ सेकना है, अलटते-पलटते हुए, जिससे कि जो तली है ना, उसके निशान भी ना आए और ये बिल्कुल परफेक्ट सिक भी जाएँ। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आए, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मेरी नई वीडियोज़ जो आने वाली हैं, उनके आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। तो देखिए ऑलमोस्ट हमारी सिक गई हैं। आपको ओवरकुक नहीं करना है इन्हें। यदि आप ओवरकुक करेंगे ना, तो क्या होगा कि इनमें ना जलने का टेस्ट आता है। कोई भी आप समोसा ओवरकुक कर दें या कचौड़ियाँ ओवरकुक कर दें, तो जलने का सा टेस्ट आता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब ये गरम भी होती है, इनके अंदर ऑयल भी होता है। तो जब कढ़ाई से निकाल लेते हैं ना, उसके बाद भी इनकी कुकिंग रुकती नहीं है। तो टिश्यू पेपर में मैं इनको निकाल रही हूँ, जिससे कि एक्सेस ऑयल जो है ना इसमें, वो पूरी तरह से निकल जाए। तो ये जो एक कचौड़ी है, मुझे हल्की सी कम सिक्की लग रही है। इसको भी लाइट गोल्डन सा कलर आने तक मैं सेकूँगी। आप लोग कब ट्राई कर रहे हैं इस रेसिपी को, मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं सारी कचौड़ियाँ ऐसे ही तल लूँगी। चलिए हम एन्जॉय करते हैं। थैंक यू।